ऑल राइट फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेसन में हमने डोमेन नेम और वेब होस्टिंग पर बात की थी। इस वीडियो लेसन में मैं एक बेसिक HTML पेज को ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक बेसिक वेब पेज किन किन टैग से मिलकर बनता है। यहाँ पर मेरे सामने महमूद टी का फोल्डर ओपन है और आप देख सकते हैं कि इसमें दो फाइलें हमारे सामने मौजूद हैं। पहली जो फाइल है वो है index.html की, जो कि ऑब्वियसली एक वेब पेज है क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन है ये .html है। तो जितनी भी फाइलें आपके कंप्यूटर के ऊपर महफूज हों और उनका एक्सटेंशन .html पे ख़त्म होती हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक वेब पेज होगा। तो ये एक बेसिक वेब पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे इस वीडियो लेसन के दौरान। और दूसरी जो फाइल है वो एक सिंपल इमेज है, तो इस वजह से दूसरी फाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी HTML की फाइल को जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर महफूज हो, उसको ओपन करने के लिए सिंपल आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइट क्लिक करके ओपन का इंतखाब करेंगे तो वो वेब पेज, वो HTML की फ़ाइल आपके सामने आपके डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में जो जिसकी मदद से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर में वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक सिंपल सा वेब पेज है। कोई ख़ास इसमें फॉर्मेटिंग नहीं की गई, बल्कि किसी किस्म की भी फॉर्मेटिंग नहीं की गई इस वेब पेज में। यहाँ पर जो सबसे पहले बात नोट करने वाली है वो ये है कि टैब के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको माई फर्स्ट वेब पेज का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो किसी भी वेब पेज का टैब के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट नज़र आता है या टाइटल बार में कोई टेक्स्ट नज़र आता है, उसको हम टाइटल टेक्स्ट कहते हैं या उस वेब पेज का टाइटल कहते हैं। तो इस वेब पेज का जो कि index.html की फ़ाइल है, इस वेब पेज का जो टाइटल है वो है माई फर्स्ट वेब पेज। और उसके बाद मेन जो ब्राउज़र का एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने महमूद की इंस्टॉल की एक बड़ी सी हेडिंग है और उसके नीचे महमूद साहब की एक तस्वीर है जो कि हमें मरी में चाय सर्व कर रहे हैं। और इसी तस्वीर को हमने बेस बनाते हुए महमूद साहब की इस फिक्शनल कारोबार को प्रमोट किया है कि महमूद साहब बहुत अच्छी चाय सर्व करते हैं, तो हमने ये तस्वीर यहाँ पर यूज़ की है। तस्वीर के नीचे सिंपल सी एक हेडिंग है, मेन हेडिंग की निस्बत थोड़ी सी छोटी है, और उसके बाद बुलेटेड फॉर्म में कुछ लिस्ट हैं जिसमें आपके पास 4-5 आइटम्स हैं, और फिर एक और हेडिंग है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। जो दूसरी हेडिंग्स थी उसको अंडरलाइन नहीं किया था हमने, लेकिन इस हेडिंग को हमने अंडरलाइन किया हुआ और एक डमी पैराग्राफ है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक वेब पेज है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते होंगे उनके लिए तो उनको पता होगा कि ये फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और कितनी आसान फॉर्मेटिंग है। लेकिन HTML में ये फॉर्मेटिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको HTML के जो कोड हैं, HTML के जो टैग्स हैं, उनको यूज़ करके आपको ये सारी फॉर्मेटिंग जनरेट करनी होती है वेब ब्राउज़र के लिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल सा वेब पेज है, इसको अब हम ओपन करते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर में। तो दूसरी बात कि आपके जितने भी HTML की फाइलें हैं जो आपके कंप्यूटर में महफूज हैं, आप उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा उसमें आप ओपन कर सकते हैं। तो इस फाइल को हम नोटपैड में ओपन करेंगे। इस दफ़ा मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन का इंतखाब करने के बजाय ओपन विद सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से नोटपैड। और तो आप देख लेंगे कि जैसे ही मैंने नोटपैड का इंतखाब किया तो ये HTML की फ़ाइल हमारे सामने नोटपैड के इस प्रोग्राम में ओपन हो चुकी है। अगरचे index.html के इस वेब पेज को हमने नोटपैड के प्रोग्राम में ओपन तो किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने वो फॉर्मेटिंग नहीं आ रही जो कि थोड़ी देर पहले हम वेब ब्राउज़र में देख रहे थे। तो किसी भी HTML फाइल को जब आप नोटपैड के प्रोग्राम में ओपन करेंगे तो आप उसकी फॉर्मेटिंग के बजाय उसके बैक एंड पे की गई वो कोडिंग देख सकेंगे, जिसकी मदद से वो वेब पेज बन रहा है या वो वेब पेज क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल सा एक वेब पेज है, कोई ख़ास इसमें बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन कंसंट्रेट करें इस चीज़ पे कि ये एक सिंपल सा वेब पेज है जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज़ किए हैं। सबसे ऊपर टॉप पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन जो हमारी शुरू हो रही है इस index.html की, वो HTML के टैग से शुरू हो रही है, और इसी तरह जो इसका एंड है वो भी HTML का टैग है। इनको टैग्स कहते हैं और इनमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सिवाय एक बैक स्लैश के, और इस पे मैं बात करूँगा कि इनका जो फ़र्क है इससे क्या मुराद है। यहाँ पे सिर्फ आप ये कंसंट्रेट करें कि ये डिफरेंट टैग्स यूज़ किए गए हैं इस वेब पेज में। कहीं हेड का टैग यूज़ किया गया है, बॉडी टैग है, H3 UL, और इस तरह करके डिफरेंट जो टैग्स हैं इनको यूज़ करके हम ये वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ये कि जब आप नोटपैड के प्रोग्राम की मदद से किसी भी HTML फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, और आप उसमें अगर चेंजेस करना चाहें, एडिट करना चाहें उस वेब पेज को, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे अब अगर हम चाहें कि चाइनीज़ हर्बल टी का जो ऑप्शन है इसके नीचे हम एक और बुलेट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर LI का टैग जो है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। इस टैग से क्या मुराद है कि ये एक बुलेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं डिटेल से भी अगले वीडियो लेसन में इंशाल्लाह बात करूंगा जो कॉमन टैग्स हैं उनसे क्या मुराद है और उनको आप कैसे यूज़ करके अपने HTML के पेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने LI का टैग लिखा, उसके बाद कॉफ़ी और फिर इसको क्लोज़ किया इस टैग को। और जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और वेब पेज में जाके अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं चाइनीज़ हर्बल टी के नीचे हमारे सामने एक और एंट्री या एक और बुलेट ऐड हो चुकी है। तो इस तरह आप अगर चाहें तो किसी भी HTML के फाइल को जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर महफूज होती है, आप उसको सिंपल नोटपैड के प्रोग्राम में ओपन भी कर सकते हैं और उसमें अगर चेंजेस करना चाहें, उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, उसमें तब्दीलियां भी ला सकते हैं। अब हम वापस नोटपैड के प्रोग्राम में आते हैं। अगर आपने नोटपैड का प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ओपन किया, कंप्यूटर तो यूज़ करते थे लेकिन नोटपैड का प्रोग्राम कभी ओपन नहीं किया था, तो हो सकता है कि जो HTML फाइल या HTML वेब पेज है जिसको आप देख रहे हैं वो आपके सामने इस तरह ना आ रहा हो, जैसे कि मेरे सामने एक ही स्क्रीन पर ये फिट हो रहा है। तो उसके लिए हो सकता है कि आप का जो वर्ड ड्राइव की ऑप्शन है वो अनचेक हो। उसके लिए फॉर्मेट के मेन्यू में मैं जाता हूँ और डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और यहाँ से देख रहे हैं कि वर्ड ड्राइव की ऑप्शन चेक है। इसको अगर मैं अनचेक कर दूँ तो आप देखेंगे कि नीचे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो हमारे सामने अपीयर हो गई है। तो आपके हो सकता है कि वेब पेजेस आपको ऐसे नज़र आ रहे हों और इसको अगर मैं स्क्रॉल करना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये ना ख़त्म होने वाला पी का टैग जो है वो हमारे सामने आ रहा है, जो कि वर्टिकल होना चाहिए था, जबकि वर्ड रैप की ऑप्शन अनचेक होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये ना ख़त्म होने वाली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो हमारे सामने अपीयर हो गई है। तो इसको अगर आप चाहें तो फॉर्मेट के मेन्यू से वर्ड रैप के ऑप्शन का जैसे इंतखाब करेंगे तो आपके जो वेब पेजेस हैं, जो HTML की फाइलें हैं वो आपकी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक फिट हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। और अगर तो बड़े एक स्क्रीन से ज़्यादा उसमें कंटेंट हुआ आपके वेब पेज में तो हॉरिजॉन्टल के बजाय आपके सामने वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी, जिसको स्क्रॉल करना इतना मुश्किल नहीं होता हॉरिजॉन्टल बार की निस्बत। तो इसको भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, वर्ड रैप की ऑप्शन को, अगर आपके वेब पेजेस जो हैं वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर करवाना चाह रहा था वो वाइट स्पेसिंग का है। वेब डेवलपमेंट की फील्ड में या HTML के जो कोडिंग है इसमें, HTML के जो पेजेस हैं इसमें वाइट स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी स्पेस बार की जो की है, जितने भी स्पेसेस आप उसकी मदद से टाइप करते हैं, वेब ब्राउज़र उसको एक ही वेब स्पेस कह रहा हूँ, एक ही स्पेस उसको कंसिडर करता है। यानी कि हमारे पास दो अल्फाज हैं, उसके दरमियान में हम अगर एक दफ़ा स्पेस की प्रेस करेंगे तो वेब ब्राउज़र उसको ज़ाहिर बात है कि एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। लेकिन अगर हम उसको 100 दफ़ा हम वहाँ पे स्पेस की उन दोनों अल्फाज के दरमियान 100 दफ़ा स्पेस की प्रेस कर दें, तब भी जो वेब ब्राउज़र है उसको एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। यानी कि पीछे बैक एंड पे तो हो सकता है कि आपको वो 100 स्पेसेस नज़र आ रही हों, लेकिन जब आप वेब ब्राउज़र में उस वेब पेज को ओपन करेंगे तो वो वेब ब्राउज़र उसको एक ही स्पेस कंसिडर करेगा। इसी तरह जो एंटर की है, जो लाइन ब्रेक्स हैं, एंटर की को हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स में आपने यूज़ किया होगा इसको। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं किसी भी लाइन के आखिर में, तो वो लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाती है और एक नई लाइन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर लाइन ब्रेक भी करें किसी भी हमने स्पीक टैग में हम डिफरेंट जगहों पर लाइन ब्रेक करते हैं एंटर की मदद से और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट वेब ब्राउज़र में कैसा आता है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट जो हिस्से हैं स्पीक टैग के, काफ़ी बड़ा ये टैग था, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था, एंटर की मदद से यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मैंने स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। इसको मैं अब सेव करता हूँ और जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र में आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक कॉन्टीन्यूस पैराग्राफ है, जबकि जो बैक एंड है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस पैराग्राफ नहीं है, बल्कि कई जगहों पर लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है हमें और काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस है। लेकिन जो वेब ब्राउज़र है उसमें वो वेब पेज में वो स्पेस उस तरह नज़र नहीं आ रही। वाइट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता तो इस डॉक्यूमेंट को एक ही लाइन में टाइप कर सकता था। मैं HTML के टैग से स्टार्ट करता, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दो लाइन ब्रेक्स की हैं, दो एंटर की है, उसके बाद
टैब की मदद से एच का हेड का जो टैग है इसको थोड़ा सा इंडेंट किया है। लेकिन अगर मैं चाहता तो इसको HTML के टैग के बाद ही लिख देता, सिंपल एक स्पेस देता, ना एंटर की प्रेस करता और ना कोई टैब वगैरह यूज़ करता, सिंपल एक ही लाइन में लिखता, उसके बाद टाइटल के टैग को लिखता, फिर बॉडी के टैग को, और इस तरह करते करते सारा जो पूरा इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसको मैं एक ही लाइन में लिख सकता था। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती कि मुझे तो जो वेब ब्राउज़र है उसको तो कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि उसने तो उसको उसी तरह रिप्रेजेंट करना है, उसी तरह पेश करना है जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि आपको जो है बेहतर तरीके से आप इसको डॉक्यूमेंट को ना समझ सकते, ना इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती, ना कोई चेंजेस जब आपने करने होते तो आप इसमें बेहतर तरीके से चेंजेस ना कर सकते। किसी भी स्पेस को या लाइन ब्रेक को जब हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो टैग को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इस लाइन के एंड पे अगर हम कोई स्पेस का लाइन ब्रेक करना चाहें तो उसके लिए मैं यहाँ पे BR का एक टैग यूज़ करता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करूँगा। अब अगर मैं सेव मैंने कर दिया इसको कंट्रोल S की मदद से, और अब अगर मैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि उस मकाम पर जहाँ पे हमने BR का टैग ऐड किया था वहाँ से ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। वेब पेजेस में जब आप लाइन ब्रेक करना चाहें, इसी तरह जब आप कोई स्पेस, ये तो लाइन ब्रेक के लिए एक टैग था, इसी तरह जब आपने कोई दो अल्फाज के दरमियान एक से ज़्यादा दफ़ा स्पेसेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए भी स्पेशल एक हम कोड यूज़ करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप जहन में रखिए कि वाइट स्पेसेस जो हैं वेब पेज के जो बैक एंड है उस पे जितनी ज़्यादा आप वाइट स्पेसेस यूज़ करें, जितनी ज़्यादा स्पेसेस यूज़ करें, उससे जो वेब ब्राउज़र है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बैक एंड पे ज़ाहिर बात है आपको वो स्पेस उसी तरह नज़र आएगी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें इन दो लाइनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम उसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं तो हमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। ये तो था सिंपल सा एक नोटपैड का प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। अगर आप विंडोज़ का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो विंडोज़ XP हो, विंडोज़ 7 हो, उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होगा और आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी HTML की जो फाइलें जो आपके कंप्यूटर पे महफूज हैं, आप उनको ओपन भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सिंपल विंडोज़ के जो नोटपैड का प्रोग्राम है उसको यूज़ करें। अगर तो आप ड्रीम वीवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम वीवर को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस से आप हो सकता है कि लेज़ी हो जाएँ, वहाँ पे आपको बनी बनाई जो टैग्स हैं वो ऑलरेडी मिल जाएँगे, तो इस वजह से आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। अगर आप बिल्कुल नए बिगिनर हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से आप HTML को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड कोडिंग यानी कि खुद जो है अपने हाथ से डिफरेंट टैग्स को यूज़ करना और उनके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। और उसके बाद जब आप थोड़ा-सा इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएँ, थोड़ा-सा प्रोग्रेस करने खुद से आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस फलाँ टैग से क्या मुराद है या इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगर चाहें तो एडवांस लेवल पे आप ड्रीम वीवर जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जो कि एडोबी की प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम एक फ्री वर्जन नोटपैड का जो एडवांस नोटपैड है उसका हम एक फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं वेब ब्राउज़र में नोटपैड डैश प्लस प्लस डॉट ऑर्ग टाइप करूँगा, ORG टाइप करूँगा तो मैं इस वक्त नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ये एक नोटपैड का प्रोग्राम है जो कि सिंपल विंडोज़ का जो नोटपैड है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा जो लैंग्वेजेज़ हैं उनको बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं और उनको डीबग भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपके कोड में आ जाए तो आप उनको बेहतर तरीके से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डाउनलोड के बटन पे डाउनलोड का जो लिंक है इस पे क्लिक किया तो मैं इस वक्त डाउनलोड के वेब पेज पे आ चुका हूँ। पहला जो ऑप्शन है नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉलर, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल सा इंस्टॉलर है और ये सारी जो इंस्टॉलेशन है वो हमारे लिए करेगा। बाकी अगर आप एडवांस लेवल पे इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं तो आप जो नीचे दूसरी ऑप्शंस हैं उनका भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल इंस्टॉलर पे क्लिक करें और अपनी डाउनलोडिंग वगैरह स्टार्ट करके इसको इंस्टॉल कर लें। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट के जो स्टेप्स हैं उनकी मदद से आप इसको अपने कंप्यूटर पे किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेंगे तो किसी भी HTML की फ़ाइल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस की ऑप्शन आएगी। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि वही सेम जो वेब पेज हम थोड़ी देर पहले नोटपैड के सिंपल नोटपैड के प्रोग्राम में देख रहे थे
उसको यहाँ पर हम इस नोटपैड प्लस प्लस के एडवांस लेवल टेक्स्ट एडिटर में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि शुरू से ही आपको एक डिफरेंस महसूस होगा, एक लुक जो है वो डिफरेंट आपको नज़र आ रही है। जो नोटपैड का आम प्रोग्राम था, सिंपल जो प्रोग्राम था, उसमें किसी किस्म की कलर आपको नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं उनकी मदद से आपके सामने एक वेब पेज नज़र आ रहा है, जिसमें कई तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं। ब्लैक कलर है, इसके अलावा ब्लू कलर है और सुर्ख रंग है। तो इन कलर्स वैसे ही आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है, जो HTML के जो टैग्स होते हैं, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कलर कोडिंग को देखते हुए कि जो ब्लू टैग्स हैं, जो ब्लू रंग का जो टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट है, ये टैग है, ये एक HTML टैग है। तो एडवांस लेवल टेक्स्ट एडिटर की मदद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ही आपने कहीं भी आपकी नज़र जाए और आपको ब्लू रंग नज़र आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये एक HTML का कोड होगा, HTML का टैग होगा। इसी तरह जो ब्लैक कलर है, वो आप कह सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है, ये ना HTML का कोई टैग है और ना ही कोई इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी कोई एट्रीब्यूट है। और सुर्ख रंग आप देख सकते हैं कि ये इमेज का एट्रीब्यूट है। तो इस तरह करके आप कलर कोडिंग की बदौलत जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डीबगिंग में भी जो है कलर कोडिंग है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। index.html की जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे आपके सामने नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये आखिरी जो नंबर है ये 27 है, 27 नंबर। तो ये लाइन नंबरिंग है, और ये लाइन नंबरिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है जब आप डीबगिंग कर रहे हो। क्या डीबगिंग से मुराद ये है कि अगर आपके कोड में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि आप जो रिज़ल्ट देखना चाहते थे वो आपके सामने अपीयर नहीं हो रहा, या कोई एरर आ रहा है। HTML के एरर्स इतने ज़्यादा सख्त तो नहीं होते दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की निस्बत, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है, बाज़ दफ़ा ऐसे एरर्स आ जाते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है जिसको आप समझ नहीं सकते कि कहाँ पे मसला आ रहा है, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा वेब ब्राउज़र जो है वो आपको एक क्लू दे देता है, एक हिंट दे देता है कि फ़लाँ लाइन के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। वो ज़ाहिर बात है कि वो खुद से तो नहीं समझ सकता कि क्यों एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, लेकिन वो आपको एक हिंट दे देता है कि फ़लाँ लाइन के ऊपर आपको एक एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास एडवांस लेवल का टेक्स्ट एडिटर हो, तो सिंपल आपको उस लाइन को चेक करना है, उस नंबर को चेक करना है, और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं उसके ऊपर नीचे 1-2 लाइनों में आपको कोई ना कोई जो एरर है, जो गलती आप कर रहे हैं, वो आपको नज़र आ जाएगी, और आप उसको इस तरह बेहतर तरीके से और आसानी से और जल्दी जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसको सिंपल नोटपैड के प्रोग्राम में ओपन करते हैं इस HTML की फ़ाइल को, तो लाइन नंबरिंग तो उसी तरह है। लाइन नंबर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाइन नंबर वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पर आपको मैनुअली काउंट करना पड़ता है, 1 2 3, और हो सकता है कि अगर आपके कोड में 500 आपका जो वेब पेज है वो 500 लाइनों पर मुश्तमिल हो, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हो कि 500 लाइनें बन गई हैं उसकी। तो अब 250 लाइन पे कोई कोड, 250 नंबर की जो लाइन है उसके ऊपर कोई एरर आ रहा है, तो नोटपैड के प्रोग्राम में उसको गिनना शुरू कर दें आप, तो आपका सारा दिन लग जाएगा। लेकिन जो एडवांस लेवल का जो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें यही फ़ायदा है, कि ये भी फ़ायदा है कि आप सिंपल देख सकते हैं कि 250 नंबर की लाइन कहाँ पर आ रही है, और उसके ऊपर नीचे हो सकता है कि 1-2 लाइनों में आपको जो एरर है वो नज़र आ जाए, और आप उसको आसानी से और जल्दी बेहतर तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू के इस बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि हम एक नई फ़ाइल क्रिएट कर सकें, और उसके बाद मैं वापस index.html के इस वेब पेज में आऊँगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि HTML के जो पेजेस हैं, HTML की जो फ़ाइल है वो टैग्स की मदद से मिलकर बनती है, टैग्स से मिलकर बनती है। तो टैग बेसिकली क्या होता है? टैग एक स्पेशल किस्म की इंस्ट्रक्शन है जो कि ख़ास तौर पे वेब ब्राउज़र के लिए होती है, यानी कि वेब ब्राउज़र वो किस तरह से उस टैग को समझेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। टैग का कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन इस वेब पेज में कौन सा हिस्सा एक टैग है और कौन सा एक आम टेक्स्ट है, एक कंटेंट है। तो टैग जो है वो स्टार्ट होता है, आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पहली जो लाइन है इस index.html की फ़ाइल की, वो स्टार्ट हो रही है इसको हम HTML का टैग कहेंगे। और टैग किस तरह स्टार्ट हो रहा है कि आपके सामने एक लेस देन की ब्रैकेट है, HTML का टैग हम यहाँ पे लिखना चाह रहे थे, और उसके बाद उसको हमने क्लोज किया इस टैग को ग्रेटर देन की ब्रैकेट के साथ। तो अब जैसे ही आप देखेंगे जितने भी टैग्स हैं वो
इन्हीं दो ब्रैकेट्स के दरमियान, लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट्स जो हैं इसके दरमियान में लिखे जाते हैं। तो जैसे ही आप अंदाज़ा लगा लें, लेस देन की ब्रैकेट स्टार्ट हुई है और फिर उसके बाद ग्रेटर देन की ब्रैकेट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक टैग है, HTML टैग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं और HTML के टैग को अगर मैं क्लिक करूं तो नीचे आप देख रहे हैं कि 27 नंबर पे जो टैग है ये भी हाईलाइट हो रहा है। ये टैग्स जो हैं HTML के, दो तरह के टैग्स होते हैं। इन टैग्स को, जिनका एक स्टार्टिंग भी हो और एंडिंग भी हो, उसको हम कंटेनर टैग्स कहते हैं। यानी कि ये पेयर होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक स्टार्टिंग इसका टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। आप देख रहे हैं कि जो पहला टैग था जो कि लाइन नंबर 1 पे है, उस पर हमने स्टार्ट किया लेस देन, उसके बाद HTML लिखा और उसको ग्रेटर देन के जो ब्रैकेट है उसके साथ क्लोज कर दिया। इसका जो पेयर है, इसका जो पार्टनर है, आखिरी जो इसकी जो क्लोजिंग है टैग की, वो आप देख रहे हैं कि 27 नंबर लाइन पे है। बाकी सारा का सारा टैग तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये है कि लेस देन की जो ब्रैकेट है उसके बाद हमने बैक स्लैश का एक बैक स्लैश की यूज़ की है। तो जो टैग्स इस तरह के होंगे कि वो स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद उनकी एंडिंग में कोई बैक स्लैश आ रही है, तो उसको हम कंटेनर टैग्स भी कहते हैं, पेयर टैग्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HTML का टैग जो है ये एक कंटेनर टैग है, यहाँ एक पेयर टैग है। और इसी तरह आप देख सकते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि इसी तरह जो टाइटल का टैग है, आप देख रहे हैं कि टाइटल का टैग स्टार्ट भी हो रहा है और इसके बाद इसके दरमियान में कंटेनर टैग इसको इसलिए कहते हैं कि इसके दरमियान में आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो कि लैंग्वेज का रूल है उसके ख़िलाफ़ ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि HTML का टैग जो है कंटेनर टैग किस तरह हो गया, क्योंकि इसके दरमियान में हमने बाकी सारे टैग्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो इसी तरह HTML का टैग एक कंटेनर टैग हो गया। टाइटल का टैग जो है वो कंटेनर टैग किस तरह है कि टाइटल का जो स्टार्टिंग है और टाइटल का जो क्लोजिंग टैग है, इनके दरमियान में हमने माई फर्स्ट वेब पेज लिखा, तो ये कंटेंट को जो है इसने इनक्लोज किया, कंटेंट को रैप किया, कंटेंट के दरमियान में जो है इसके दरमियान में हम कंटेंट कुछ ना कुछ ऐड किया, तो ये भी जो है कंटेनर टैग हो गया। इसी तरह जो हेड का टैग है उसके दरमियान में हमने टाइटल का टैग जो है वो यूज़ किया। तो इस तरह इन टैग्स को, जो कि जिनकी क्लोजिंग भी हो, जिनकी स्टार्टिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो, उसको हम कंटेनर टैग भी कहते हैं और पेयर टैग्स भी कहते हैं। दूसरे किस्म का जो टैग है वो उसको हम स्टैंड अलोन टैग कहते हैं। स्टैंड अलोन टैग से ये मुराद है कि उसकी क्लोजिंग नहीं होती, उसका जो पेयर है, जो पार्टनर है, वो नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इमेज का टैग IMG टैग जो है, आप देख रहे हैं कि स्टार्ट तो हो रहा है और उसके बाद ये जो दूसरी जो लाइन है SRC या ALT आल्ट, इसके ऊपर आप कंसंट्रेट ना करें, सिर्फ IMG देखें। जो टैग है ये स्टार्ट हो रहा है, बैक लेस देन की ब्रैकेट है, उसके बाद IMG है और आप आगे देखें कि ये जो है ग्रेटर दैन की ब्रैकेट से जो है ये ख़त्म हो रहा है। बाकी दरमियान के जो कंटेंट है उस पर आप कंसंट्रेट ना करें। लेकिन अगर आप देखें ये IMG का टैग स्टार्ट तो हुआ है लेकिन इसकी कोई एंडिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्टैंड अलोन टैग है, इसमें ज़रूरत नहीं है हमें इसको, हम कोई और टैग इसको क्लोज़ नहीं करना पड़ता। तो HTML के जो टैग्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टैग को हम कहते हैं स्टैंड अलोन टैग और दूसरे टैग को हम कंटेनर टैग्स कहते हैं। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स जो हैं वो स्टैंड अलोन हैं और कौन कौन से टैग्स जो हैं वो कंटेनर टैग्स हैं। कंटेनर टैग्स, ज़्यादातर जो टैग्स हैं वो कंटेनर टैग्स ही होंगे। कुछ एक टैग्स ऐसे होंगे जो कि स्टैंड अलोन होंगे और उनकी जो क्लोजिंग है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि जो ब्लैक टी का टेक्स्ट है इसमें हमने डिफरेंट टैग्स को जो है एक दूसरे के अंदर नेस्ट किया हुआ, यानी कि H4 है, H4 का जो टैग है वो आखिर में ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर हमने B का टैग यूज़ किया, फिर U का टैग यूज़ किया। तो इस तरह आप चाहें तो जो टैग्स हैं इनको नेस्ट भी कर सकते हैं। नेस्टिंग से मुराद ये है कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग को भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह अब हम वापस आते हैं न्यू 2 के जो इस फाइल है और यहाँ पे हम वेब पेज, सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करेंगे। वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो है वो HTML का टैग यूज़ करना पड़ता है। तो HTML का टैग यूज़ करते हैं और अब हमें पता है कि HTML का जो टैग है वो एक कंटेनर टैग है, तो इसलिए हम इसका स्टार्टिंग टैग लिखते हैं और उसके बाद उसके साथ ही इसका एंडिंग टैग भी लिख देते हैं ताकि हम भूल ना जाएं कहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं या जो कोडर्स हैं वो स्टार्टिंग टैग तो लिख देते हैं लेकिन एंडिंग टैग जो है
वो लिखना भूल जाते हैं, तो इस वजह से जो उनके डॉक्यूमेंट है उसमें वो एरर आ जाता है, क्योंकि जब तक आप टैग को प्रॉपरली क्लोज नहीं करेंगे तो आपके जो वेब पेज है उसमें एरर्स आते रहेंगे। HTML का टैग हमने लिखा इसलिए क्योंकि हम ये HTML के एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि HTML के टैग से हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि जो वेब ब्राउज़र है उसको आइडिया हो जाए कि ये एक HTML का पेज है और जो बाकी सारा कंटेंट है उसको वो उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, उसी हिसाब से उसको समझेगा और लोगों के सामने, यूज़र्स के सामने पेश करेगा। HTML के टैग के अंदर जो है वो दो तरह के मेन टैग हैं, एक को हम हेड टैग कहेंगे और दूसरा जो है वो बॉडी टैग है, जो कि आपके वेब ब्राउज़र के अंदर जो मेन एरिया है वेब ब्राउज़र पे जो कंटेंट आपको डिस्प्ले होता है वो उसको हम बॉडी टैग्स की मदद से बॉडी टैग की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा एक HTML का पेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि HTML का जो पेज है वो स्टार्ट हो रहा है HTML से। इसके बाद दूसरा जो है वो टैग हमने यूज़ किया हेड का, हेड को भी हमने क्लोज़ किया, फिर बॉडी का, और तो इस तरह हमारा ये एक बेसिक सा बिल्कुल सिंपल सा HTML पेज का ढांचा जो है वो हमारे सामने तैयार हो चुका है, खड़ा हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं और अभी आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं नज़र आ रही, कलर कोडिंग नहीं नज़र आ रही, तो इसको हम सेव करते हैं न्यू इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमें कलर जो है वो कलर भी रिप्रेजेंट होने शुरू हो गया, कलर भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह जब आप अपने फाइल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे HTML जो नोटपैड का प्रोग्राम है, नोटपैड प्लस प्लस का प्रोग्राम है, वो उसी आपकी लैंग्वेज के हिसाब से जिस प्रोग्राम के लिए या जिस लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं या पेज तैयार कर रहे हैं वो उसी हिसाब से कलर कोडिंग करेगा, क्योंकि एक एडवांस किस्म का टेक्स्ट एडिटर है, तो इसमें आप C++ के PHP या डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या उनकी फाइल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नोटपैड के इस प्रोग्राम को ये बता दिया है कि एक HTML का फाइल है, तो इसी की कोडिंग कलर कोडिंग के हिसाब से वो हमारे सामने ये डिफरेंट टैग्स को जो है उसने कलर कर दिया। हेड का जो टैग है इसके अंदर हम एक सिंपल सा टैग लिखते हैं, टाइटल का टैग, जैसे कि आपको पता है कि टाइटल का टैग भी एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर हम लिखते हैं माई सेकंड वेब पेज और इसको हम क्लोज करेंगे और इसको अगर मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव किया Ctrl+S की मदद से, और अब अगर मैं यहाँ पर वापस आऊँ अपने फोल्डर में और इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सा वेब पेज है, कोई इसमें कंटेंट भी नहीं है, फॉर्मेटिंग तो हो ही नहीं सकती, जब कंटेंट नहीं है तो फॉर्मेटिंग क्या होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर टैब है, आप देख रहे हैं कि टैब में आपको माई सेकंड वेब पेज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने टाइटल ऐड किया था, वो यहाँ पर आपके सामने अपीयर हो रहा है। तो जो टाइटल है वो हेड के टैग की मदद से हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो हेड का जो जितना भी हिस्सा है इसमें जो भी टैग्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके सामने डिस्प्ले नहीं होते। बॉडी का जो जितना भी हिस्सा जो कंटेंट है जो आपका वेब पेज है वो ज़्यादातर बॉडी के टैग में डाला जाता है, लेकिन हेड का टैग भी बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल होता है, क्योंकि वेब पेज की ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम वगैरह यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे, वो ज़्यादातर हेड टैग में इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पर हम सिंपल जो है टाइटल का टैग हमने यूज़ किया, ज़्यादा एडवांस अभी फ़िलहाल नहीं जाते। और उसके बाद हम बॉडी के टैग में हम सिंपल एक टैग मज़ीद ऐड करते हैं और यहाँ पे भी हम कंटेनर टैग यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जितने भी HTML के टैग्स हैं वो कंटेनर टैग्स हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर उनका एक स्टार्टिंग है तो उनका एंडिंग भी होगा, और बहुत ही कम स्टैंड अलोन टैग्स हैं। और जैसे हम अगले वीडियो लेसन में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप इनको बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे कि स्टैंड अलोन टैग्स जो हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनका क्या क्या मकसद है। यहाँ पे हमने H1 का एक टैग यूज़ किया। H1 से मुराद है कि हेडिंग 1। HTML का जो वेब पेज है इसमें डिफरेंट लेवल की हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो H से मुराद हेडिंग है और 1 जो है ये H1 का टैग है, हेडिंग 1 का टैग है, तो इसको हमने यहाँ पे H1 लिखा और इसके बाद माय फर्स्ट हेडिंग एवर, और इसको जो है हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इस हेडिंग को कंटेंट लिखने के बाद, अपना टेक्स्ट लिखने के बाद क्लोज़ करने के लिए सिंपल उसी तरह जैसे आप किसी भी कंटेनर टैग को क्लोज़ करते हैं, आपने सारा का सारा टैग सही लिखना है, उसी तरह लिखना है, लेकिन जो लेस देन का साइन है, लेस देन की जो ब्रैकेट है, उसके बाद आपने बैकस्लैश की यूज़ करनी है, तो आपका ये टैग जो है HTML का क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ इस पेज पे और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि चेंजेस जो हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा वेब पेज है, इसमें कोई ख़ास किस्म का हमने
कंटेंट भी नहीं यूज़ किया, सिंपल एक टाइटल का टैग यूज़ किया है और हेडिंग का एक टैग यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। अब मैं पी का टैग यूज़ कर रहा हूँ, पी से मुराद ज़ाहिर बात है कि पैराग्राफ ही होगा और तो कोई नहीं हो सकता। पिछले जो index.html का पेज है उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है पी के टैग को देखा था लाइन स्पेसिंग वगैरह के हिसाब से। इसके अलावा जो डिफरेंट लाइन ब्रेक्स थी वो भी यूज़ की थी, तो पी के टैग से आपको वाकफियत होगी। यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टैग को और जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है ये भी हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो इस तरह हमारे सामने एक सिंपल सा वेब पेज जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें हमने कोई ख़ास किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ की और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा अभी तक। और जो टैग्स हैं इनको अगर आप इनको आइडिया हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो कि कौन से टैग से क्या मुराद है तो अगले वीडियो लेसन में मैं बात करूँगा इन टैग्स पे। अब यहाँ पे अगर मैं बी का टैग यूज़ करूँ, बी से मुराद हमारी बोल्ड की है। हम इसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जिस टेक्स्ट को हमने बोल्ड करवाना चाहा था वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अब अगर मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को इसके अंदर बी के जो टेक्स्ट है जो हमने पैराग्राफ का जो टेक्स्ट बोल्ड किया था इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हम यू का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पी का जो टैग है, पैराग्राफ का जो टैग है, इसके अंदर हमने बोल्ड के टैग को भी यूज़ कर लिया है और इसके अलावा यू का जो अंडरलाइन का टैग है इसको भी यूज़ कर लिया। लेकिन इसका जो क्लोजिंग है, जब आप इसको क्लोज कर रहे हो तो उसको आपने ध्यान में रखना है कि जो टैग आपने सबसे आखिर में स्टार्ट किया उसको सबसे शुरू में क्लोज करें। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है, पैराग्राफ का टैग जो है वो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने बी का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यू का टैग स्टार्ट किया। लेकिन जो इसका ऑर्डर है क्लोजिंग का वो रिवर्स है, यानी कि हमने जो टैग सबसे आखिर में स्टार्ट किया तो उसको हम सबसे पहले क्लोज कर रहे हैं। यानी कि यू का टैग जो तीसरे नंबर पे स्टार्ट किया गया था उसको हमने सबसे पहले क्लोज किया। उसके बाद हमने बी का टैग जो है वो सेकंड लास्ट पे क्लोज किया। उसके बाद हमने जो टैग सबसे पहले स्टार्ट किया था पी का उसको हमने सबसे आखिर में क्लोज किया। तो इस ऑर्डर को आपने ध्यान में रखना है कि जो टैग आप आखिर में स्टार्ट करेंगे उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे जब भी आप HTML के टैग्स को यूज़ कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड होने के साथ साथ अंडरलाइन भी हो चुका है। इसी तरह एक और बात जो मैंने आपको बताया था कि जो कंटेनर टैग्स हैं उनकी जो क्लोजिंग है उनको आपने प्रॉपरली क्लोज करना है टैग्स को। अगर आप उनको क्लोज नहीं करेंगे तो जो वेब ब्राउज़र है वो उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा और वो हो सकता है आपके सामने एरर दे या वो इफ़ेक्ट दे जो कि आप नहीं चाहते थे। वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो आप चाह रहे थे वो आपके सामने नहीं आएगा। यानी कि अब हम यहाँ पे बी का जो टैग है इसको हम क्लोज तो कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे बैक स्लैश की जो की है वो हमने प्रेस नहीं की। तो बैक स्लैश की को मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारी की सारी लाइन यानी कि सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो हमारा बोल्ड हो चुका है। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम सिर्फ जो पैराग्राफ का एक लफ्ज़ था, वर्ड था, इसको हम बोल्ड करवाना चाहते थे, लेकिन ये सारे के सारे पैराग्राफ के ऊपर हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो इस वजह से जो आपके टैग्स हैं उनको आपने प्रॉपरली क्लोज़ करना है। यानी कि जो आपने टैग स्टार्ट किया है उसको क्लोज़ भी करें। अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपके सामने वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे थे। इसको मैं दोबारा ठीक करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र में वापस आऊँगा और गूगल के इस वेब पेज पे मैं डॉक टाइप करता हूँ और इसकी सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले हम W3 स्कूल का जो वेब पेज है इसको हम ओपन कर लेते हैं। डॉक टाइप जो है ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं पहले आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। डॉक टाइप जो है ये डेफिनेशन है इसकी, ये डिक्लेरेशन है कि जितने भी ब्राउज़र्स जो डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र्स हैं जिनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपरा, गूगल क्रोम है, इसके अलावा सफारी, ये कई तरह के जो वेब ब्राउज़र हैं इनको हमने डॉक टाइप की जो वेब डॉक टाइप का जो लाइन ऑफ कोड है ये लाजमी लिखना पड़ता है ताकि जो है ब्राउज़र इसको बेहतर तरीके से समझ सके कि जो वेब पेज आप बनाने जा रहे हैं वो किस किस्म का वेब पेज है और
HTML का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उस वेब पेज को बनाने के दौरान। तो आप देख रहे हैं कि डॉक टाइप के इस वेब पेज पे द डॉक टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी द वेरी फर्स्ट लाइन इन योर HTML डॉक्यूमेंट बिफोर द HTML टैग, यानी कि जो HTMल का टैग है उससे ऊपर आपने डॉक टाइप का जो लाइन ऑफ कोड है, जो कोड है, आपने वो लाजमी लिखना है। उससे होता ये है कि जो ब्राउज़र्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आपके वेब पेज को कि आपका वेब पेज कौन से वर्जन को, HTML के कौन से वर्जन को यूज़ करते हुए बनाया गया है। HTML के डिफरेंट वर्जन्स हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो लेसन के दौरान HTML का जो वर्जन 4 है उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML 5 है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म के फीचर्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उस पे भी मैं कुछ ना कुछ बना सकूँ, लेकिन फ़िलहाल हम HTML का जो वर्जन 4 है हम इसी के ऊपर 4.1 है, इसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है उसको हमने डॉक टाइप से रिप्रेजेंट करना है। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के लाइन ऑफ कोड दिए गए हैं। ये लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जितने भी ज़्यादातर प्रोग्रामर्स हैं वो इसको याद नहीं रखते, सिंपल किसी भी वेब पेज से उसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज़ नॉट एन HTML टैग, यानी कि ये HTML का टैग नहीं है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउज़र अबाउट व्हाट वर्जन ऑफ HTML द पेज इज़ रिटन इन। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि HTML का वर्जन, HTML का जो वेब पेज है वो किस वर्जन की मदद से तैयार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए डॉक टाइप हम यूज़ करते हैं। तो इस लाइन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये वेबसाइट जो है HTML का जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करने के लिए ये वेबसाइट W3 स्कूल्स जो है ये आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेटिव साइट हो सकती है, क्योंकि जितना भी टैग या जो कुछ भी HTML का स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो ये W3 स्कूल्स वाले ही सेट करते हैं। तो इस वजह से किसी भी टैग के बारे में अगर आपको जानना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल और ऑथेंटिक वेबसाइट है HTML को सीखने के हवाले से और के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की डॉक टाइप्स जो हैं वो डिक्लेरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। HTML 5 की डिक्लेरेशन अवेलेबल है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। HTML 4.01 स्ट्रिक्ट, HTML 4.01 ट्रांजिशनल, और यहाँ पे हम जो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहते, हम एक ट्रांजिशनल किस्म का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट के बजाय थोड़ा सा सख्त ना हो, आसान हो, उसको हम बनाना चाहते हैं। इसका स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि जो आप कोडिंग उसमें यूज़ कर रहे हैं अपने HTML के पेज के दौरान, उसमें अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती की तो वो ब्राउज़र जो है वो उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट है। तो आपको स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं HTML के उनको फॉलो करना होगा, डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली क्लोज करना है, उसकी प्रॉपर एंडिंग करनी है, जो टैग्स हैं उनको प्रॉपरली क्लोज करना है। तो इस वजह से हम लूज जो डिक्लेरेशन है ट्रांजिशनल की वो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रिक्ट जो कंप्लाइंस है इनकी उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उस डिक्लेरेशन टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो थोड़ा-सा जो हेडिंग है वो शिफ्ट हुई है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो है डिक्लेरेशन, इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इस लाइन ऑफ कोड को, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो इसको या तो W3 स्कूल की वेबसाइट से जाके कॉपी कर लेते हैं, या ऑलरेडी जो अपने उनके डॉक्यूमेंट्स हों उनके अंदर से वो कॉपी पेस्ट करके इस डॉक्यूमेंट की टाइप को सेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा वीडियो लेसन HTML के पेज के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेसन के दौरान काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर आप पहली दफ़ा HTML के वेब पेज को आपने ओपन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप आगे इस ट्रेनिंग लेसन में बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सकेंगे।